Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in my YouTube channel। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण और उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, साथ ही दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रणोद, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुक्त पतन के बारे में चर्चा करते हैं। मुक्त पतन को अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं फ्री फॉलिंग। कोई वस्तु को अगर हम ऊपर उठा करके छोड़ दें या ऊपर उछाल दें तो गिरती है पृथ्वी पर, लेकिन क्या उसको उसका जो पतन है, उसका जो गिरना है, उसको हम मुक्त पतन कह सकते हैं, फ्री फॉलिंग कह सकते हैं? नहीं, उसको हम फ्री फॉलिंग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब वो वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो गिरते समय में उसका कुछ माध्यम उसका प्रतिरोध करता है, हवा उसका प्रतिरोध करता है, तो उसको तो फ्रीली वो गिरने नहीं देता है, मुक्त रूप से उसको गिरने नहीं देता है। अब वो जब मुक्त रूप से नहीं गिरता है तो उसको हम मुक्त पतन नहीं कह सकते हैं। तो ये जो बहुत महान वैज्ञानिक हुए, गैलीलियो गैलीलाई, तो उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पर जो वस्तु गिरती है तो उसका गिरना जो है उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो गुरुत्वीय बल के अधीन गति होती है, पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो उस पर एक त्वरण, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब आप एक लोहा का गेंद ले लीजिए और एक टेनिस का गेंद ले लीजिए, लोहा का गोला ले लीजिए और एक पंख ले लीजिए, या दोनों को समान ऊंचाई से अगर हम उसको गिराते हैं तो दोनों पृथ्वी पर एक समान समय में ही पहुंचेगा। मतलब पृथ्वी पर पहुंचने में एक समान ही समय लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप छत पर चले जाइए और एक पंख को गिराइए, एक ही साथ एक पंख और एक गेंद को गिराइए, तो हम देखेंगे कि पंख देरी से गिरता है और गेंद जो है जल्दी गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पंख पर जो है प्रतिरोध बल, हवा का प्रतिरोध बल ज़्यादा लगता है। तो ये इन्होंने सिद्धांतिक रूप से पीसा का झुका हुआ मीनार पर 3 गेंदों को एक साथ गिरा करके गैलीलियो ने इस चीज़ को समझ लिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो गिरती हुई वस्तु है तो उस वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अब इसका मतलब हुआ कि आप एक समान ऊंचाई से ट्रेन को भी गिराइए और एक गेंद को भी गिराइए तो दोनों को पृथ्वी पर गिरने में एक समान ही समय लगा। कितनी विलक्षण बात उन्होंने कही। उन्होंने आकलन कर लिया लेकिन उसको प्रयोग करके वो नहीं बता सके। तो बाद में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट बायल, तो उन्होंने क्या किया कि एक जार लिया और जार में ये एक शीशे की गोली और एक पंख को रख दिया। और फिर देखा कि पंख जो है सो देरी से गिर रहा है, गोली जल्दी गिर जा रहा है। तो फिर उन्होंने वायुचूसक पंप के मदद से, एयर पंप के मदद से उसमें से हवा निकाल दिया। और फिर जब उसको उलट दिया तो उन्होंने देखा कि मतलब पंख और जो मतलब गोली है वो एक ही समय में एक साथ ही गिर रही है। तो उन्होंने बताया कि किसी मतलब ये वही गैलीलियो के नियम का संपुष्टि हुआ कि पृथ्वी पर जो कोई वस्तु गिरती है तो उसका जो त्वरण है, उस पर जो क्रियाशील त्वरण है वो उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब अगर हम कोई एक बहुत बड़ी वस्तु को लें, एक बहुत छोटी वस्तु को लें, अगर निर्वात में अगर उसको हम गिराएं तो वो गिरने में, पृथ्वी पर गिरने में एक समान समय ही लेगा। तो यहाँ हम लोगों ने 2 चीज़ सीखा। एक कि मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन हो गया बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के जो वस्तु पृथ्वी पर गिरती है उसको हम फ्री फॉलिंग कहते हैं। तो बिना किसी माध्यम के प्रतिरोध के पृथ्वी पर गिरने की घटना को हम मुक्त पतन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और दूसरी बात कि पृथ्वी पर जो गिरती हुई जो वस्तु है उस पर जो त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल के कारण,
वो उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो इस चीज़ को हमने समझा कि पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब अगर हम एक बहुत भारी वस्तु को और एक बहुत छोटे वस्तु को समान ऊंचाई से एक ही समय में पृथ्वी पर गिराएं, और अगर प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध ये सब नहीं हो, निर्वात में अगर हो, तो पृथ्वी पर एक समान समय में ही वस्तु पहुंचेगी। अब हम चर्चा करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है कि न्यूटन ने देखा कि पृथ्वी पर जो कोई भी वस्तु को, एक कहानी है ना कि न्यूटन सोया हुआ था तो देखा सेब के पेड़ से एक सेब गिर रहा है, तो न्यूटन को जिज्ञासा हुई कि पृथ्वी पर ही क्यों गिर रहा है। तो उसने कहा कि पृथ्वी के द्वारा उस बल पर, उस सेब पर बल लगता है। तो वही लोग जनरली समझ लेते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण का नियम। नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम एक्चुअली में है कि कोई भी वस्तु के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। तो ये न्यूटन ही थे जो इन्होंने बताया 1667 ईस्वी में, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि दो वस्तुओं में आकर्षण का ये गुण हर एक वस्तु में होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करने का। ये पृथ्वी में ही आकर्षण होता है, पृथ्वी ही आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ऐसा नहीं है। न्यूटन ने बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक वस्तु में ये गुण होता है कि पृथ्वी को कि वो उनमें आपस में आकर्षण का गुण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो हम कह सकते हैं इट वाज न्यूटन हु सेड that every object in this universe attracts every other object with a certain force. The force with which the two objects attracts each other is called the force of gravitation. तो न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी में ही वस्तु को खींचने का गुण नहीं है, आकर्षित करने का गुण नहीं है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण है। इसी आकर्षण के गुण को, इस आकर्षण के बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। इस पर उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के हिसाब से ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण बल के द्रव्यमान, कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम दो वस्तु लेते हैं। एक वस्तु का नाम मान लीजिए ए है, दूसरे वस्तु का नाम बी है। अब ए वस्तु का द्रव्यमान m1 हो गया, बी वस्तु का द्रव्यमान m2 हो गया, और दोनों के बीच r दूरी है, तो फिर उनके बीच कितना बल लगेगा। तो न्यूटन ने कहा कि ये बल जो है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज। अब प्रोडक्ट ऑफ मास क्या हो गया, मास का गुणनफल क्या हो गया, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो दोनों का गुणनफल हो गया m1 m2। तो हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच का दूरी हो गया r, r का वर्ग क्या हो गया r स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में बोलें तो वर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में बोलें तो स्क्वायर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन हो गया हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। उसके बाद फिर हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों को मिला दें तो इसको हम इस इक्वेशन 1 से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद कांस्टेंट से गुना करके, तो ये F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब वस्तु पर जो दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। दोनों को मिला दिए तो हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हुआ, बराबर कब होगा, जब इसको हम एक कांस्टेंट से गुना करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अब यहाँ F हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, g हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हुआ जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या सीधे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह सकते हैं। m1 एक वस्तु का द्रव्यमान हो गया, a वस्तु का, m2 b वस्तु का द्रव्यमान हो गया,
आर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हो गई। तो इस हिसाब से यहाँ हम पाते हैं कि F बराबर, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, F बराबर G m1m2/r²। अब G जो है इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब 1798 ईस्वी में सर हेनरी कैवेंडिश सोना के गेंद पर प्रयोग करके सबसे पहले G का मान उन्होंने प्राप्त किया था। आधुनिक स्वीकृत मान जो है इसका वो होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझा। अब हम लोग समझेंगे कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम। तो दो वस्तुओं के बीच में अगर मतलब दोनों ही वस्तु छोटी हो तो ये आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन मतलब अगर दो वस्तुओं में एक वस्तु बहुत बड़ी हो या दोनों ही वस्तुएं बड़ी हों तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे बड़ा होता है। तो ऐसे हम लोग इस पृथ्वी पर या उसके आसपास वस्तु का जो आकार होता है, तो पृथ्वी के तुलना में वस्तु का आकार क्या हो गया, छोटा ही न हुआ। आप इस पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में जो है उसकी जो दूरी होती है उसको भी हम नगण्य मान सकते हैं। तो इस हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग इतना ही समझें कि दो वस्तुओं में अगर बहुत छोटी छोटी वस्तुएं हों तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगता है, और दो वस्तुओं में से एक वस्तु अगर बहुत बड़ी हो या दोनों ही वस्तुएं बड़ी हों तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण अधिक होगा। अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर कोई लड़का बैठा हुआ है, 40 किलो का एक लड़का बैठा हुआ है, तो पृथ्वी और उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं F बराबर G M/r²। अब F हो गया यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M हो गया पृथ्वी का मास, और m हो गया लड़का का मास, r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ में लड़का का ऊंचाई क्यों नहीं जोड़े, तो पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में लड़का का जो हाइट है उसको हम नगण्य मानते हैं, इसीलिए उसके हाइट को हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो इस हिसाब से हम इसका आकलन कर सकते हैं कि उस पर जो फोर्स लग रहा है इसके मान को पुट कर देंगे। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, और पृथ्वी का मास होता है 6.0 × 10⁻24। अब लड़का का मास कितना होगा, लड़का का मास कितना होगा 40 किलोग्राम, और पृथ्वी का रेडियस कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इस हिसाब से ये फोर्स निकलेगा हमारा 391 न्यूटन। अब इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे, ये हम इसको समझ लें, बहुत अवश्य भी आपको ये काम देगा, बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। जब कोई पूछेगा पृथ्वी का वजन कितना है, पृथ्वी का मास कितना है, वजन नहीं कहिए मास, तो याद रखने वाली बात है 6.67 × 10⁻⁻11। दूसरा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बड़ी है, तो 6.64 × 10⁻6 मीटर। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उससे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो दो वस्तुओं में से एक वस्तु अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है उसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। अब इसको हम G से डिनोट करते हैं। G का मान सामान्यतया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन स्थान के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से इसमें आप परिवर्तन भी देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं G तथा G में क्या अंतर है। तो
कैपिटल जो जी होता है उसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। स्मॉल, जबकि हम स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। ये ग्रेविटेशनल जब फोर्स की बात होगी तो F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर हो गया। तो जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हो गया मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m हो गया पृथ्वी पर जो कोई वस्तु है तो उसका, छोटे वस्तु का मास, r हो गया पृथ्वी का रेडियस। और अगर गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के द्वारा जो उस पर फोर्स लगेगा तो हो जाएगा mg, मतलब मास और मतलब एक्सीलरेशन। कोई भी जो फोर्स होता है, फोर्स का मान क्या होता है, फार्मूला होता है ना F बराबर ma। तो यहाँ F हो गया वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो मास क्या एक हो गया मास उस वस्तु को जिसको खींच रही है, और दूसरा हो गया g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक जगह पर यहाँ g हो गया तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर क्या होगा, उसके मास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से हम गुना कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। तो फिर हम अब पृथ्वी किसी वस्तु को केंद्र की ओर खींच रही है तो पृथ्वी कितना बल लगा रही है, mg। तो mg बराबर हो जाएगा ये कैपिटल जी कैपिटल M इंटू m बटा आर स्क्वायर। इस हिसाब से g का मान हम प्राप्त कर सकते हैं कैपिटल जी इंटू कैपिटल M बटा आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल g हो गया ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कैपिटल जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हो गया मास ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, और r हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब g तथा g में क्या अंतर है, मतलब कैपिटल जी और स्मॉल g में क्या अंतर है। तो g को हम सर्वात्रिक, कैपिटल जी को हम सर्वात्रिक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं परिवर्तन होता है, क्योंकि कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर यह निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के लिए इसका मान एक ही होगा। और मतलब उसका ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब पर जो जी कैपिटल जी का मान एक ही होगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसका जो समय, ताप इस सब के हिसाब पर ये निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो स्मॉल जी जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, इसका मान पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सब पर अलग अलग होगा। अब चंद्रमा के बारे में जानिए, चंद्रमा पर कितना होता है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के तुलना में ये बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब ये जी में और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है। अब जी के मान में ऊंचाई के हिसाब से भी परिवर्तन हो जाएगा। पृथ्वी ही है तो पृथ्वी पर जो है सो मतलब ये पृथ्वी के आकार का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी जो एक समान गोला हर जगह नहीं है, कहीं पर चपटी भी है। तो ये ध्रुव पर जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भूमध्य रेखा पर होता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीपी ये आरपी इज शॉर्टर देन आरई, मतलब जो रेडियस है वो पोल पर छोटा होगा। रेडियस जो इक्वेटर पर है उससे उसका मान पोल पर छोटा होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं आरपी इज शॉर्टर देन आरई। और जब आरपी इज शॉर्टर देन आरई तो जीपी इज ग्रेटर देन जी, मतलब ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट इक्वेटर। मतलब जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर ये कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये हमारा रेडियस का जो मान है वो पोल पर छोटा होता है थोड़ा सा इक्वेटर के तुलना में। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि एज आर पी इज शॉर्टर देन आर ई देयरफॉर जी पी इज ग्रेटर देन जी। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ऊंचाई अगर मतलब ये जो एक फार्मूला है जी डैश बराबर जी कैपिटल M बटा आर प्लस एच स्क्वायर।
तो यहाँ पर हो गया h ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर मतलब ऊंचाई को हम बढ़ा देते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम हो जाता है ऊंचाई के हिसाब से, और अगर हम ऊंचाई को कम कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारा बढ़ जाता है। तो इसी को हम इस समीकरण से समझ सकते हैं। उसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि गुरुत्व के अधीन ये जी के मान में ध्रुव और इक्वेटर पर ये अलग अलग होता है। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति, तो नीचे की ओर गति क्या होगा, एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बन जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। ए के जगह पर g हो गया और g पॉजिटिव हो जाएगा बस जब नीचे की ओर गिर रही है। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h हो जाएगा। क्योंकि नीचे की ओर जो g का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की ओर g का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। और मूल इक्वेशन क्या है, तो मूल इक्वेशन है हमारा गति का जो समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो इसी में हम जब g का मान रख देंगे धनात्मक तो नीचे की ओर गति के लिए हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। और हाइट मतलब जितना ऊंचाई से वस्तु गिर रही है तो दूरी s के जगह पर हो जाएगा h। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर याद कीजिए एक इक्वेशन है गति इक्वेशन ही v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2s। तो इसी में v स्क्वायर के जगह पर v स्क्वायर ही हो जाएगा और u स्क्वायर के जगह पर u स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन a के जगह पर g हो जाएगा और s के जगह पर h हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर v क्या हो गया, तो v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, h हो गया हाइट, g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन अगर ऊपर की ओर बात करें तो ऊपर की ओर हमारा ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ऋणात्मक होगा। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन हो जाता है v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्व बल और भार के बारे में देखेंगे। गुरुत्व बल, इसके अलावा भी कुछ फार्मूला हम लोगों ने देखा, इसको देख लीजिए बढ़िया से। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे गुरुत्व बल और भार। तो गुरुत्व बल होता है वह बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। उसके बाद किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। अब भार को हम अंग्रेजी में वेट कहते हैं, तो इस हम लिख सकते हैं W बराबर mg। इस फार्मूला से हम किसी वस्तु के वेट को निकाल सकते हैं। तो W फॉर वेट, m फॉर मास और g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m हो तो उसका भार हो जाएगा W बराबर mg। अब उसका जो मतलब भार का जो ये द्रव्यमान जो होता है कोई, तो द्रव्यमान हो गया m। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु की भार को हम 1 किलोग्राम भार भी कह सकते हैं, 1 किलोग्राम वेट भी कह सकते हैं। अब इसमें 1 किलोग्राम वेट बराबर क्या हो गया, 1 किलोग्राम उसका मास हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो उस पर जो ये फोर्स हो गया, ये 1 किलोग्राम वेट जो हुआ उस पर, उसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 0.8 न्यूटन हम लिख सकते हैं। इसी हिसाब से गुरुत्व बल और भार के बारे में हम समझ सकते हैं कि गुरुत्व बल होगा जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और किसी वस्तु का भार जो हो गया परिमाण में पृथ्वी के द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होगा। तो इसको हम W बराबर mg फार्मूला से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर द्रव्यमान और भार को समझना है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो द्रव्यमान में क्या होता है, सिर्फ जो है पदार्थ की वो मात्रा ही है। इसमें जो है केवल परिमाण ही हुआ, तो परिमाण ही हुआ तो ये अदिश राशि हो गया। उसके अलावा भार क्या है, तो भार जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। तो एक फोर्स हो गया, फोर्स सदिश राशि है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो ये इसमें द्रव्यमान में वस्तु की सिर्फ मात्रा ही है, जबकि भार बराबर क्या होगा mg। हम अभी इसको निकाले हैं ना, तो भार बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब वेट बराबर mg।
तो भार बराबर हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण, जबकि द्रव्यमान में सिर्फ मात्रा ही हुआ। द्रव्यमान में केवल परिमाण ही है, लेकिन भार में परिमाण और दिशा दोनों है। द्रव्यमान में केवल परिमाण ही है तो ये अदिश राशि हो गया, जबकि भार में परिमाण और दिशा दोनों है तो ये सदिश राशि हो गया। और द्रव्यमान को हम दंड तुला से नापते हैं, जबकि भार को हम कमानीदार तुला से नापते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर स्थान में हम परिवर्तन कर दें तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि इक्वेटर पर और जो पोल है वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान अलग अलग होता है, जो ध्रुव पर ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर पर कम होता है। तो इस हिसाब से हम द्रव्यमान और भार में अंतर को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि द्रव्यमान में वस्तु की मात्रा ही होती है, जबकि भार जो है केंद्र की ओर गुरुत्वबल के लगे गुरुत्वबल के बराबर होता है, W बराबर mg। द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण ही होता है, जबकि भार में परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। द्रव्यमान को हम दंड तुला से माप सकते हैं, जबकि भार को कमानीदार तुला से। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि स्थान में परिवर्तन से गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम दाब पर चर्चा करें कि दाब क्या होता है। तो किसी वस्तु का जो दाब होता है उसको अगर परिभाषित करने की बात हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। अब इसको मतलब प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से प्रेशर बराबर हो गया फोर्स बटा एरिया। अगर हिंदी में बोलें तो हम कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अगर इसको हम संकेत में लिखें तो लिख सकते हैं P बराबर F बटा A। तो P हो गया प्रेशर, P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया। तो दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक वैज्ञानिक हुए जो दाब पर बहुत काम किए हैं, वो उनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो उनको आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए दाब का एक मात्रक पास्कल है, दाब का मात्रक पास्कल के रूप में अपनाया गया, जिसको संकेत में हम PA से डिनोट करते हैं। अब दाब का व्यवहारिक उपयोग देखिए। दलदल वाला भूमि पर जो हम चलते हैं तो क्या होगा, धंस जाएंगे कीचड़ में। तो उससे बचने के लिए अगर हमको जाना है तो क्या करते हैं, हम बड़ा सा चौड़ा तख्ता उस पर रख देते हैं। तख्ता रख देने से क्या होगा कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ना P बराबर F बटा A। तो A जितना बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, A जितना बढ़ेगा तो प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से दलदली वाले भूमि पर चौड़ा तख्ता रख करके हम दाब के मान को कम कर देते हैं। ऊँट का पाँव चौड़ा होता है, तो ऊँट का पाँव चौड़ा होने से एक स्थान पर दाब कम पड़ता है। जब ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा। तो इस हिसाब से ऊँट को चलने में, रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू है, धंस सकता है, वहाँ पर चलने में सहूलियत होती है। भारी वाहन का टायर क्यों चौड़ा होता है, क्योंकि वही प्रेशर को कम करने के लिए। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि संपर्क क्षेत्रफल को कम करके हम दाब को बढ़ा सकते हैं, और फिर अगर संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो दाब घट जाएगा। उसी हिसाब से ट्रैक्टर का पहिया बड़ा होता है, चौड़ा होता है। तो उस चौड़ा टायर होने के कारण क्या होता है, गीली मिट्टी से होकर के भी थोड़ा सा बहुत अगर दलदल भी ज़मीन हो थोड़ा सा तो उसको उपार कर जाएगा। मकान जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, नींव को हम क्या करते हैं, बहुत चौड़ा नींव देते हैं। अब चौड़ा नींव देने के कारण क्या होता है, चौड़ा नींव देने के कारण प्रेशर कम होता है और मकान धंसने से बच जाता है। यहाँ भी क्षेत्रफल को हम बढ़ा देते हैं ताकि मकान का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाए और दाब कम हो जाए। तो दाब कम करने के लिए हम मकान के नींव को चौड़ा करते हैं, ताकि वो जितना लोड है उस पर नींव पर ही पड़ता है ना, तो नींव पर जो है प्रेशर कम पड़े। उसी हिसाब से अब जो हम ड्राइंग पिन होता है, कागज़ में यूज करते हैं, कागज़ को
नथी करने वाला पिन, तो उसका मत्था को चौड़ा क्यों रखते हैं? इसीलिए कि उंगली हमारा उसमें छेद नहीं हो जाए। क्षेत्रफल जो है ज़्यादा क्षेत्रफल में दाब ये बल लगे तो दाब कम हो जाएगा और हमारा उंगली जो है छेदित होने से बच जाएगा। उंगली में जो है सो छेद नहीं होगा। अब सर्कस में बड़ा बड़ा पहलवान लोग होता है, बड़ा बड़ा भारी चीज़ को सीना पर से गुजार लेता है। कभी कभी आप देखेंगे कि हाथी जैसे जीव को भी अपने सीना पर से गुजार लेता है। तो कैसे गुजार पाता है? वो ऐसे गुजार पाता है कि वो सीना पर बड़ा सा चौड़ा पत्थर रख देता है। आप बड़ा सा चौड़ा पत्थर रखेगा तो क्या होगा? बड़ा सा चौड़ा पत्थर रखेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा। इस हिसाब से दाब के हम व्यवहारिक उपयोग को समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे घनत्व और आपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो घनत्व क्या होता है इसको हम लोग देखें। तो उसके बाद घनत्व को समझने के बाद अब हम लोग उसके बाद आपेक्षिक घनत्व को हम लोग समझेंगे। तो घनत्व के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? आप देखते हैं ना कि मतलब हम बोलते हैं ना कि लोहा जो है सो ज़्यादा घना है, लोहा से भी ज़्यादा घना चांदी है, चांदी से भी ज़्यादा घना सोना है, लकड़ी कम घना है। तो परिभाषा की बात होगी भौतिकी में तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे हम पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर हम मात्रक की बात करें तो घनत्व का SI मात्रक होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस हिसाब से घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व जो है सो एक अनुपात है किसी पदार्थ के घनत्व एवं किसी प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो उस हिसाब से आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो गया? किसी पदार्थ का घनत्व बटा प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। तो प्रामाणिक पदार्थ के रूप में पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व को लिया जाता है। तो प्रामाणिक पदार्थ के रूप में हम 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व को लेते हैं। तो इस हिसाब से किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व हो गया बराबर हो गया वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व बराबर वस्तु के किसी आयतन का भार बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का भार। तो इस हिसाब से अगर हम इसको हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उसके किसी आयतन का भार और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के उतने ही आयतन के भार का अनुपात है। तो हम लोगों ने अब देखा कि मतलब दाब के बारे में देखा, दाब के बारे में सीखा। अगर हम उसको अंग्रेजी में परिभाषित करें तो हम कह सकते प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हुआ फोर्स बराबर प्रेशर बटा एरिया। उसके अलावा उसका जो व्यवहारिक उपयोग है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद अब हम लोग घनत्व और अपेक्षिक घनत्व पर कुछ चर्चा किए हैं। थोड़ा सा इसको हम लिख भी देते हैं घनत्व और अपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं कि मतलब जैसे सामान्य बोलचाल के भाषा में हम बोलते हैं ना कि लकड़ी का घनत्व कम है, लोहा का घनत्व ज़्यादा है, उसके बाद बोलते हैं सोना का घनत्व ज़्यादा है। तो जब परिभाषित करने की बात होगी तो हम उसको कह सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे हम उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब देख लिए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद अब आते हैं आपेक्षिक घनत्व पर। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? अभी हम चर्चा किए बताए हैं किसी पदार्थ के घनत्व एवं प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो उस हिसाब से
आपेक्षिक घनत्व बराबर हो गया किसी पदार्थ का घनत्व बटा प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। अब प्रामाणिक पदार्थ के रूप में हम लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर हो गया वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब 4 डिग्री किसी वस्तु का घनत्व जो हो गया वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान हो गया। और 4 डिग्री बटा तो अगर हम किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान लेते हैं तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के एकांक आयतन का द्रव्यमान लेंगे। तो उस हिसाब से हो जाएगा किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व बराबर वस्तु के किसी आयतन पर भार बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का भार। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के बाद अब हम चर्चा करेंगे प्रणोद पर। प्रणोद के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है थ्रस्ट। प्रणोद को हम परिभाषित जब करेंगे तो हम कह सकते हैं किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को हम प्रणोद कहते हैं। तो अब इसको हम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर बराबर हो गया थ्रस्ट बटा एरिया। तो अगर हिंदी में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब का भी वही मात्रक है जो मतलब प्रणोद का भी वही मात्रक है जो मतलब बल का है अर्थात न्यूटन। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद द्रव पर जो दाब ये लगता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि द्रव कोई अगर ठोस वस्तु को हम किसी बर्तन में रख देंगे तो देखते हैं ना कि केवल पेंदा पर ही दाब लगाएगा। लेकिन द्रव को अगर हम बर्तन में रखते हैं तो सिर्फ वो पेंदा पर ही दबाव नहीं डालता है, दाब नहीं लगाता है, दाब नहीं डालता है, बल्कि वो दीवार पर भी दाब डालता है। तो जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं तो उसके दीवार पर वो कैसे दाब डालता है, इसके लिए 4 नियम हैं। पहला नियम है कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। दूसरा नियम है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। उसके बाद तीसरा नियम है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। और चौथा द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। इसी आधार पर पास्कल ने एक नियम दिया था। अब बंद द्रव में किसी भाग पर जो दाब डाला जाता है तो उसके संबंध में उसका अध्ययन किया। पास्कल जो नाम के वैज्ञानिक जो दाब का मात्रक हम लोगों ने देखा ना पास्कल होता है, तो उन्हीं का नियम है बंद द्रव में दाब के संचरण के बारे में। तो उन्होंने बताया कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। अब इसके सत्यापन के लिए हम एक विशेष प्रकार का फ्लास्क लेते हैं जिसके दीवार में कई यू नलियां लगी रहती हैं। अब इन नलियों में हम पारा भर देते हैं उसके बाद फ्लास्क में पानी भर देते हैं। ये फ्लास्क विशेष प्रकार का है, इसका गर्दन थोड़ा सा लंबा है। इसमें हम एक पिस्टन को लगा देते हैं। पिस्टन पर को दाब करके हम क्या कर सकते हैं, दाब को बढ़ा सकते हैं। जब ये हम दाब इस पर देते हैं तो देखते हैं कि यू नली में पारा समान ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। अब यहाँ हम चित्र बना करके इसको समझाने का कोशिश किए हैं। इसको देखिए कि कैसे पिस्टन को दबा करके दाब को बढ़ाते हैं, दाब डालते हैं और कैसे ये पारा सभी नलियों में समान ऊंचाई तक पहुंच रही है। तो इसके बाद अब हम लोग ये समझने के बाद अब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ये बहुत पास्कल का नियम इम्पोर्टेंट है और बहुत जो सिंपल भी है समझना, बहुत टफ नहीं है। तो सबसे पहले जो 4 नियम है उस चारों नियम को समझ लीजिए, उसके बाद इस नियम को समझ लीजिए, फिर कैसे उसको ये लंबा गर्दन वाला जो फ्लास है उसके हम सत्यापित करते हैं प्रयोग को, उसको समझ लिए। अब हम चलते हैं उत्प्लावकता के बारे, आर्किमिडीज के सिद्धांत उत्प्लावकता के बारे में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो आर्किमिडीज जो है बहुत महान वैज्ञानिक हुए।
तो एक बार राजा के मुख का जो मुकुट बन रहा था, सोना का मुकुट, तो उस मुकुट में ऐसा माना गया कि मिलावट कर दिया है सोनार ने। तो राजा ने पता लगाने के लिए आर्किमिडीज को दिया, और शायद ये प्रावधान था कि आर्किमिडीज अगर सही से पता नहीं लगा पाएंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। तो यही उधेड़बुन में बहुत टेंशन में आ गया आर्किमिडीज। वो टब में स्नान कर रहे थे, अचानक उनको लगा कि उनके भार में एक कमी आ गई है, कि तुरंत उनके दिमाग में एक आइडिया खुंधा, एक उपाय खोंधा, और उन्होंने कहा यूरेका यूरेका। फिर राजा के दरबार में वो नंगे बदन ही दौड़े, और फिर उन्होंने बताया कि सोना के मुकुट में मिलावट का पता कैसे लगाया जाता है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो पूरा दुनिया में आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से फेमस है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी वस्तु को गैस में या द्रव में अंशतः या पूर्णतः जब हम डुबाते हैं तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है, और ये कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को जब हम डुबाते हैं पूर्णतः या अंशतः, तो उसके भार में एक कमी होती है। ये कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के बराबर होता है। इसको सत्यापित करने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड में एक तुला को डाल देते हैं, तुला से एक हैंगर में हम एक खोखला बेलन को, ये डब्बा को डालते हैं, और डब्बा में हैंगर की मदद से एक हम ठोस पदार्थ जो है उसको डाल देते हैं, और उसको हम पानी में डुबाते हैं। तो पानी में डुबाते हैं तो संकेतक जो ये तुला है उसमें क्या होता है, उस पाठ्यांक में कमी आ जाएगी। तो पाठ्यांक में जो कमी आएगी तो फिर जो है एक हम जो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं कि बीकर में, और वो जो पाठ्यांक में कमी आ रही है उस जो खोखला जो हमारा डब्बा है उसमें वो पानी को हम डाल देते हैं। तो पानी को डाल देने के बाद देखते हैं कि पाठ्यांक फिर अपने पूर्व की स्थिति में आ गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा जितना वो पानी विस्थापित हुआ, वो वस्तु के उसके भार में जितनी कमी, आभासी कमी हुई, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर हो गया। तो इसके लिए हमको एक बेलनाकार वेतन लेते हैं, धातु का बेलन लेते हैं, कमानीदार हुक तुला से उसको लटकाते हैं, फिर तुला का पठन W1 ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपलावी डिब्बा, खोखला गोला है डिब्बा है, उससे हम एक हैंगर में एक वस्तु को, एक धातु के बेलन को डुबाते हैं, और डुबाने के बाद जब पानी बह कर के बीकर में जाता है तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और खोखला गोला में फिर हम पानी को डाल देते हैं। तो फिर वो अपने पाठ्यांक अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता है। तो जितना कमी हुआ वो पानी डाल देने के बाद फिर वो अपने पूर्व की स्थिति में आ जाने से यह स्पष्ट होता है कि बेलन के भार में जितनी कमी है वो बेलन द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। देख रहे हैं ना, इसको हम डुबा रहे हैं ना पानी को, और जब पानी को डुबाते हैं तो बीकर में हम इकट्ठा कर लेते हैं पानी को, और फिर उसको हम डाल देते हैं खोखला गोल ये बेलन में, ये खोखला जो डब्बा है उसमें, अब उसमें हम डाल देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पाठ्यांक अपने पूर्व की स्थिति में आ गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये न्यूटन आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को हम द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के बराबर होता है। अब उसके बाद प्लवन की जो स्थिति है, वस्तुओं का प्लवन कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए हम ये समझें कि वस्तु पर दो बल लगता है। एक वस्तु का भार जो नीचे की ओर लगता है, और दूसरा W2 द्रव की उत्प्लावकता जो ऊपर की ओर लगता है। तो एक हो गया W1 और दूसरा हो गया W2। तो एक कंडीशन हो गया W1 इज ग्रेटर देन W2, मतलब जब वस्तु का भार जो है सो ज़्यादा होगा उत्प्लावक बल से तो वस्तु डूब जाएगी। देख रहे हैं केस एक में वस्तु डूब गई है। और दूसरा कंडीशन होगा कि वस्तु का भार और उत्प्लावक जो द्रव की उपलावकता है वो बराबर हो, तो उसमें वस्तु क्या करेगा, उसमें वस्तु का भार वस्तु के हटाए गए द्रव के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु पर परिणामी बल शून्य होगा, तो वस्तु द्रव में
पूरी डूबती हुई माने डूब करके उपप्लवन करेगी, वस्तु डूब करके प्लवन करेगी। जब कंडीशन हो जाएगा W1 बराबर W2, मतलब वस्तु पर जो लगा हुआ ये वस्तु पर जो लग रहा है भार है वो अगर मतलब उत्प्लावकता के बराबर है W1 इज इक्वल टू W2 तो वस्तु डूब करके प्लवन करेगी। और तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि जब W1 इज शॉर्टर देन W2 अर्थात W1 W2 से छोटा हो, वस्तु का भार उत्प्लावकता से कम हो, तो उस कंडीशन में वस्तु अंशतः डूब करके प्लवन करेगी। तो मतलब ये थोड़ा सा डूबी रहेगी, उसका कुछ भाग बाहर दिखाई देता रहेगा और वस्तु उसमें प्लवन करेगी। इस हिसाब से हम लोगों ने प्लवन के 3 स्थितियों को समझा। एक है W1 बड़ा है W2 से, दूसरा है W1 बराबर है W2 के, और तीसरा है W1 W2 से छोटा हो। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग है। पहले कंडीशन में जबकि W1 W2 से बड़ा है तो वस्तु डूब जाएगी, और दूसरा कंडीशन में जबकि W1 W2 के बराबर हो तो द्रव में पूर्णतः डूब करके उपप्लवन करेगी। तो पूर्णतः डूब करके प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व और जो जिस वस्तु को हम दबाते हैं द्रव में उस द्रव का घनत्व बराबर होना चाहिए। और तीसरा हो गया W1 इज शॉर्टर देन W2, W1 W2 से कम हो तो उसमें तैर करके ये अंशतः डूब करके उपप्लवन करेगी। अब उसके बाद द्रव की उत्प्लावकता का कुछ प्रयोग है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुइया पानी में डूब जाता है लेकिन जहाज़ तैरता है क्यों? इसका भी उत्तर यही होता है कि सुइया के द्वारा जो विस्थापित पानी है उसका भार सुइया के भार से अधिक कम होता है, जबकि जहाज़ के द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज़ के द्रव्यमान से जहाज़ के भार से अधिक होगा। तो वस्तु के द्वारा जितना वो पानी विस्थापित होता है, जितना द्रव विस्थापित होता है, उसी हिसाब से न उपप्लवन करेगा। तो लोहा का घनत्व तो जो है पानी के घनत्व, अगर लोहा को वही सुइया को या मतलब कोई चदरा को हम अगर कटोरा का रूप दे दें या जहाज़ का रूप दे दें, नाव का रूप दे दें तो पानी में तैरेगा, क्योंकि उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार उसके भार से अधिक होगा। यही कारण है कि जहाज़ जो है पानी में तैरता है जबकि सुई या कांटी पानी में डूब जाती है। अगर उसी लोहा को हम पीट करके नाव का आकार दे दें तो फिर उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार उसके भार जहाज़ के भार से या नाव के भार से अधिक होगा, तो फिर वो तैरेगा। अब कटोरा है पानी में तैर रहा है लेकिन उसमें आप पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका द्वारा जो विस्थापित द्रव है उसका भार उसके भार से ज़्यादा हो जाएगा। अब उसी हिसाब से मनुष्य के तैरना को हम समझते हैं। मनुष्य के तैरना को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मनुष्य के सिर का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो जब सिर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो पानी में मनुष्य डूब जाएगा। लेकिन मनुष्य का धड़ जो होता है मतलब गर्दन से नीचे का जो भाग है उसका घनत्व क्या होता है? पानी के घनत्व से कम होता है। तो ये जो है पानी में तैरने लगेगा। लेकिन जब हम सिर को बाहर करेंगे पानी से तो क्या होगा? तब फिर हम तैर सकते हैं। तो सिर को पानी से बाहर रख करके जब हम पानी को विस्थापित करके पानी में गतिशील होते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम तैरना कर सकते हैं। क्योंकि सिर का घनत्व तो ज़्यादा होगा तो उसको अगर हम पानी के अंदर रखेंगे तो हम डूब जाएंगे। लेकिन सिर को अगर हम बाहर रखें और धड़ को नीचे तो फिर हम पानी में गतिशील हो सकते हैं। उसी हिसाब से अपलावी हिमशैल है। तो समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा, जितना बड़ा आपको बड़ा बड़ा घर होता है उससे भी बड़ा बड़ा जो है पत्थर का ये बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। तपलावी का मतलब होता है तैरने वाला, हिम मतलब बर्फ़, शैल मतलब चट्टान। तब ये जो तैरने वाले बर्फ़ के चट्टान होते हैं उनको हम प्लावी हिमशैल कहते हैं। तो इसका 11/12 भाग पानी के भीतर डूबा रहता है और 1/12 भाग ही पानी के ऊपर रहता है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब कल्पना कीजिए कि मतलब 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा इतना बड़ा बड़ा पत्थर होता है, पूरा पूरा दिखाई भी नहीं देता है। इसका 11/12 भाग तो पानी के भीतर ही रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इससे टकरा करके कुछ जहाज़ सब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। एक सिनेमा बना है टाइटैनिक, इसी पर बना है। 1912 में बहुत मजबूत, बहुत ऐसा जहाज़ बनाया गया जिसके बारे में माना जाता है कि डूब ही नहीं सकता था। उस चारों ओर से उसको एकदम उसके दीवार में उसको
खोखला रखा गया था और बहुत टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था और रिकॉर्ड बनाने के लिए एकदम द्रुत गति से चल रही थी। और वो क्या हो गया, प्लावी हिमशैल से टकरा करके 1912 ईस्वी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जहाज़ टूट गया, उस पर जो सवार अधिकांश यात्री थे वो डूब करके मर गए। अब जहाज़ में सफिशिएंट मात्रा में रबड़ का पैड भी नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उन लोगों का मानना था जहाज़ बनाने वाले का कि जहाज़ डूब ही नहीं सकता है। तो प्लावी हिमशैल से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग, उत्प्लावकता का उपयोग, जैसे हम जब किसी चदरा को पीट करके नाव या जहाज़ का रूप देते हैं तो पानी में तैर सकता है, उसी हिसाब से मनुष्य का तैरना भी ये उत्प्लावकता के व्यवहारिक उपयोग में आ सकता है। तीसरा जो प्लावी हिमशैल जो दुर्घटना, जिसके कारण जहाज़ सब टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ये भी इसका कुछ व्यवहारिक रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग देखें कि आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मोटा मोटी उसको याद रखना चाहिए कि किसी वस्तु को जब हम पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो उसके भार में कमी होती है, ये कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के बराबर होता है।